हाँ बेटा, आज का टॉपिक जो है आपका पेज नंबर है 155, यूनिवर्सिटीज एंड ह्यूमनिज्म। यहाँ से हम शुरू करेंगे विश्वविद्यालय और मानवतावाद। मानवतावाद विषय क्या होता है? मानवतावाद विषय वह विचार या वह अवधारणा होती है जिसमें मनुष्य को उसके अधिकार दिलाने के लिए जरूरी माना गया है। यानी मनुष्य को मानवोचित व्यवहार उसके साथ होना चाहिए, उसके साथ पशुओं जैसा पशु तुल्य व्यवहार उसके साथ नहीं होना चाहिए। ऐसी व्याख्या इस ह्यूमनिज्म में की गई है। मानवतावाद को एक विषय के रूप में इटली के विभिन्न शहरों में सबसे पहले पढ़ाया गया। पादुआ विश्वविद्यालय जो वहां पे काम कर रहा था, उसने इसमें अपने एज ए कोर्स इसमें ये चीज पढ़ाई। तो मानवतावाद जो है मनुष्य को अधिकार, जो जरूरी अधिकार है, वो उसको देने के पक्ष में है। देखिएगा आगे, द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज इन यूरोप had been set up in the Italian towns। शुरुआत में जो विश्वविद्यालय यूरोप के अंदर स्थापित किए गए थे वो इटली के विभिन्न कस्बों में स्थापित हुए। यानी सबसे पहले यूरोप में जो विश्वविद्यालय स्थापित हुए उनमें सबसे पहले इटली के कस्बों में या शहरों में वो स्थापित हुए। यानी सबसे पहले यहीं पर विश्वविद्यालयी शिक्षा का प्रादुर्भाव देखने को मिला। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज क्लियरली सुन पा रहे हो? अरिजीता, आवाज आ रही है बेटा? आगे है, देखिएगा बेटा, द यूनिवर्सिटीज ऑफ पादुआ एंड द बोलोनिया, बोलोना भी इसको बोला जाता है, हैड बीन सेंटर्स ऑफ लीगल स्टडीज फ्रॉम द 11th सेंचुरी। 11वीं सदी में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पादुआ और बोलोना यूनिवर्सिटीज को इसका केंद्र माना जाता था। यानी सबसे ज्यादा महत्व इन दोनों यूनिवर्सिटीज को माना जाता था उस समय। कॉमर्स बीइंग द चीफ एक्टिविटी इन द सिटी, उस समय वाणिज्य की जो गतिविधि है शहरों के अंदर मुख्य रूप से होने लग गई थी। देयर वाज एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर लॉयर्स, उस समय वकीलों की मांग नियमित रूप से बढ़ती जा रही थी। एंड नोटरीज, और नोटरी वालों का भी इसमें डिमांड बढ़ती जा रही थी। तो नोटरी वाले क्या करते हैं, जैसे कि आपने कभी तहसील या कोर्ट में कभी गए हो तो नोटरी वाले वहां पे बैठे रहते हैं, तो वकील उनको जो भी चीजें बोलते हैं करने के लिए तो वो करते रहते हैं, उनके सहायक के रूप में काम करते हैं नोटरी वाले। इसके अंदर एक टिकट वगैरह भी रखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिसिटर एंड रिकॉर्ड कीपर, यानी इसमें बताया गया है कि जो रिकॉर्ड या दस्तावेज जो उनके पास में है, जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, रिकॉर्ड का को सही ढंग से रखने वाला, और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिसिटर और सॉलिसिटर का के बीच एक कड़ी का काम करता है। टू राइट एंड इंटरप्रेट रूल्स, यह क्या करता है, यह कानूनों को लिखने का और उनको वर्गीकृत करने का काम करता है। रिटन एग्रीमेंट्स विदाउट विच ट्रेड ऑन ए लार्ज स्केल वाज नॉट पॉसिबल, और इसके अलावा लिखित में एग्रीमेंट्स तैयार करता है जिसके बिना बड़े स्तर पर व्यापार, बड़े पैमाने पर व्यापार संभव नहीं था। ये सब इसके काम होते थे, रिटन एग्रीमेंट तैयार करना, इंटरप्रेट रूल्स, रूल्स को इंटरप्रेट करने का काम, और रिकॉर्ड कीपर का काम करता है, और ये कानून को लिखने का भी काम करता है। और इसके अलावा सॉलिसिटर के लिए कड़ी का काम भी करता है। आगे चलते हैं। लॉ वाज देयरफॉर ए पॉपुलर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, हालांकि कानून जो है या विधि कह सकते हो इसको, कानून उस समय तक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय जाना जाता था या माना जाता था। बट देयर वाज नाउ ए शिफ्ट इन एम्फेसिस, लेकिन अब थोड़ा बहुत इसके अंदर विस्थापन इसकी ऊपर दिया गया है। इट वाज स्टडीड इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्लियर रोमन कल्चर, इसको शुरुआत के अंदर जो है पूर्वी रोमन संस्कृति के संदर्भ में इसे समझा जा सकता है या इसमें पढ़ा जा सकता था। फ्रांसेस्को पेट्रार्च रिप्रेजेंटेड दिस चेंज, फ्रांसेस्को पेट्रार्च ने, जिसका जन्म 1304 से और उसकी मृत्यु 1378 में हुई, उसने क्या किया, इस तरह के बदलाव का नेतृत्व किया। टू पेट्रार्क एंटिक्विटी वाज ए डिस्टिंक्टिव सिविलाइजेशन, पेट्रार्क के अनुसार जो है एंटिक्विटी वाज ए डिस्टिंक्टिव सिविलाइजेशन, कि उसे यह मानता है कि यहाँ का जो समाज है वह एक विशिष्ट सभ्यता
से संबंधित है, which could be best understood through the actual words of the ancient Greeks, जो कि प्राचीन यूनान के अंदर इसे वास्तविक शब्दों में कहें तो इसे सबसे श्रेष्ठ माना जा सकता था, एंड रोमन्स, और रोमन साहित्य के अंदर भी इसे समझा जा सकता था। He therefore stressed the importance of a close reading of ancient authors. He therefore stressed, हालांकि वे जो हैं इस पर बल प्रदान करते थे, किस चीज पर? द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोज रीडिंग ऑफ एंशिएंट ऑथर्स, यानी प्राचीन लेखकों के द्वारा जो भी लिखा हुआ साहित्य है उसको बिल्कुल गहनता से नजदीक से पढ़ने के महत्व पर बल प्रदान करते थे। दिस एजुकेशनल प्रोग्राम इम्प्लाइड, यह जो शिक्षण का कार्यक्रम था इसके अंदर क्या शामिल किया गया था? इम्प्लाइड दैट देयर वाज मच टू बी लर्न which religious teaching alone could not give. उनका मानना था कि बहुत ज्यादा मात्रा में सीखा जा सकता है, बहुत ज्यादा मात्रा में ज्ञान प्रदान किया जा सकता है, जिसमें जो धार्मिक जो शिक्षण है वह अकेला प्रदान नहीं किया जा सकता है। धार्मिक शिक्षा या धार्मिक शिक्षण जो है अकेला प्रदान नहीं किया जा सकता, उसके साथ साथ और भी कुछ सीखा जा सकता है। दिस वॉज द कल्चर विच हिस्टोरियंस इन द 19th century were to label humanism. यह वह समय था जब इतिहासकारों ने 19वीं सदी में मानवतावाद विषय का लेबल लगाना शुरू कर दिया। बाय द अर्ली 15th century, आरंभिक 15वीं सदी में, द टर्म ह्यूमनिस्ट वाज यूज्ड फॉर मास्टर्स हु टॉट ग्रामर, रेटोरिक, पोएट्री, हिस्ट्री, मॉरल फिलोसफी। मानवतावाद विषय में 15वीं सदी के पूर्वार्ध में माना जाता था कि ग्रामर पढ़ाने वाले टीचर्स, रेस्टोरिक जो ये रायम होते हैं उनको पढ़ाने वाले, पोएट्री कविताओं को पढ़ाने वाले, इतिहास को पढ़ाने वाले और नैतिक दर्शन शास्त्र को पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते थे उनको मानवतावादी माना जाता था। द लैटिन वर्ड ह्यूमैनिटास, ये जो ह्यूमैनिटी शब्द है जिसको ये बोला जाता है कि जो ह्यूमैनिटास शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द से निकला है, फ्रॉम विच ह्यूमैनिटीज वाज ड्राइव्ड, जिससे ह्यूमैनिटीज शब्द उससे निकला है। हैड बीन यूज्ड मैनी सेंचुरीज, यह लगातार कई शताब्दियों से इस्तेमाल हो रहा था। एगो बाय द रोमन लॉयर एंड एसेसिस्ट सिसरो, ए कंटेम्परेरी ऑफ जूलियस सीजर, टू मीन कल्चर। यह जो है संस्कृति के अर्थ में सदियों से यूज हो रहा था। इसमें बताया गया है मैनी सेंचुरीज एगो, यानी कई शताब्दियों पहले से इस्तेमाल हो रहा था। रोमन वकील और एक निबंधकार सिसरो का यहाँ पे नाम दिया गया है, जो कि BCE, बिफोर कॉमन एरा, 106 ईस्वी से 43 ईस्वी पूर्व की बात आपसे बताई गई है। उस समय के दौरान से ये चल रहा था। एक कंटेम्परेरी ऑफ जूलियस सीजर, जो कि जूलियस सीजर का समकालीन था और उसने भी संस्कृति के अर्थ में इसका इस्तेमाल किया। इस ह्यूमैनिटास शब्द का संस्कृति के अर्थ में यूज किया। These subjects were not drawn from or connected with religion. ये जो विषय थे या जो ये इस तरह के मुद्दे थे वे धर्म से बहुत अच्छी तरह से नहीं निकले हुए थे या धर्म से कनेक्टेड इतना नहीं थे। एंड एम्फसाइज स्किल्स डेवलपमेंट बाय इंडिविजुअल थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट, और ये इस बात पर जोर देते थे कि विचार विमर्श से और बहस के द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर कौशल का विकास किया जा सकता था। आगे चलते हैं 156 पेज। जियोवेन्नी पिक्का डेला मिरांडोला, ये एक विद्वान हुए हैं, यहाँ देख सकते हैं इसका नाम जियोवेन्नी पिक्को जो है डेला मिरांडोला। 1463 में जन्म, 94 में मृत्यु हुई। ए ह्यूमनिस्ट ऑफ फ्लोरेंस, जो कि एक फ्लोरेंस शहर से एक मानवतावादी सोच वाले लेखक थे। रोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ डिबेट ऑन द और डिग्निटी ऑफ मैन 1486, 1486 में मानव की गरिमा नामक एक बहस के मुद्दे पर या एक महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने लेखन कार्य किया। फॉर प्लेटो एंड एरिस्टोटल इट वाज सर्टेन दैट, प्लेटो और अरस्तु के लिए यह सुनिश्चित था, फॉर द अटेनमेंट ऑफ द नॉलेज ऑफ ट्रूथ दे वर ऑलवेज सीकिंग फॉर देमसेल्व्स, कि जो सत्य का ज्ञान है उसे प्राप्त करने के लिए
वे आपस में एक दूसरे के मतलब नजदीक रहे, या एक वो साथ साथ बने रहे, या हमेशा तैयार रहे। नथिंग इज बेटर देन टू अटेंड एज वेल एज ऑफन एज पॉसिबल द एक्सरसाइज ऑफ डिबेट। कि इन्होंने कहा कि बहस से ज्यादा या चर्चा करने से ज्यादा कोई तरीका नहीं है कि इस तरह के अनुभव को प्राप्त किया जाए, यानी इस तरह के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं हम, तो इससे अच्छा, डिबेट से अच्छा कोई तरीका नहीं है। फॉर जस्ट एज बॉडीली एनर्जी इज स्ट्रेंथन्ड बाय जिम्नास्टिक एक्सरसाइज, जिस तरह के शारीरिक जो ऊर्जा है उसको मजबूत किया जा सकता है जिम्नास्टिक की एक्सरसाइज के द्वारा। सो बियॉन्ड डाउट इन दिस रेसलिंग प्लेस ऑफ लेटर्स, इसीलिए इसी शक को दूर करने के, इस भ्रम को दूर करने के लिए यहाँ पर रेसलिंग की जगह पर और यहाँ लेटर्स का इस्तेमाल किया गया है, वर्णों का इस्तेमाल किया गया है। एज इट वर एनर्जी ऑफ माइंड बिकम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर एंड मोर विगोरियस, और इस तरह से जो ऊर्जा, मस्तिष्क की जो ऊर्जा है वह और ज्यादा ऊर्जावान और ज्यादा बलवान हो जाती है। उससे आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ ह्यूमनिज्म देखिएगा बेटा। दीज रिवोल्यूशनरी, यहाँ वो बच्चे हैं ये क्लास क्यों छोड़ देते हैं? एक तो बेटा ये टाइमली क्लास ही ज्वाइन नहीं करोगे तो पढ़ोगे कैसे? अब यहाँ पे 18 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं, आप अकेले आ रहे हैं। क्या आपके क्लास टीचर का कॉल आपके पास गया था हर्ष? यस सर। क्लास टीचर का कॉल जाता है तो फिर ये बच्चे क्यों नहीं आ पा रहे हैं? आपकी क्लास के बच्चे और सब्जेक्ट्स में किस तरह से क्लास ले रहे हैं बता सकते हो? बाकी और सब्जेक्ट्स में लेते हैं सर। लेते हैं, तो इसमें क्यों नहीं ले रहे हैं फिर? पता नहीं। इसके लिए फिर पर्सनली हमें कॉल करना होगा उनके पास। देखिए बेटा आगे। सर हिंदी मीडियम हूँ। आप हिंदी मीडियम हैं? यस सर। कोई बात नहीं, मैं हिंदी मीडियम में इसी वजह से, क्योंकि बीच बीच में इंग्लिश मीडियम के बच्चे आते रहते हैं, वो कई बच्चे हैं, तो उनकी वजह से मुझे दोनों मीडियम में बताना पड़ता है। इंग्लिश में तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, अब मैं हिंदी मीडियम में साथ साथ बताता जा रहा हूँ। ठीक है? यस सर। आपके पास हिंदी मीडियम की बुक तो होती ही है, आप वहाँ भी उसको देख सकते हैं। समझाना तो मेरे को हिंदी में ही है बेटा, ठीक है? यस सर। हाँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब हम मानवतावाद विषय की कुछ विशेषताएं इसमें बताएंगे। आप अपना माइक बंद कर लो बेटा। देखिए, दीज रिवोल्यूशनरी आइडियाज अट्रैक्टेड अटेंशन इन मैनी अदर यूनिवर्सिटीज। ये कुछ क्रांतिकारी विचार थे जिन्होंने विश्वविद्यालयों का ध्यान आकर्षित कई तरीकों से किया, यानी जो दूसरे और यूनिवर्सिटीज थी जिनका ध्यान इस तरह के क्रांतिकारी विचारों ने आकर्षित किया, पर्टिकुलरली इन द न्यूली एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी इन पेटार्क ऑन होम टाउन ऑफ फ्लोरेंस, जो कि पेटार्क का अपना मातृभूमि थी फ्लोरेंस, यानी उसका अपना शहर था फ्लोरेंस। वहां पर एक नए विश्वविद्यालय को फ्लोरेंस में स्थापित किया गया। टिल द एंड ऑफ 13th सेंचुरी, यहाँ 13वीं सदी के अंत तक, दिस सिटी हैड बीन मेड मार्क एज ए सेंटर ऑफ ट्रेड और ए लर्निंग। ये शहर इस अवधि तक एक व्यापार के केंद्र के रूप में और शिक्षण के केंद्र के रूप में अपनी पहचान नहीं बना पाया था। बट थिंग्स चेंज ड्रामेटिकली इन 15th सेंचुरी, लेकिन 15वीं सदी में नाटकीय ढंग से बदलाव आते चले गए। A city is known by its great citizens as much as by its wealth. Florence had come to be known because of Dante Alighieri. यहाँ ये बताया गया एक शहर जो है, यहाँ पर एक शहर जो कि महान नागरिकों की वजह से जाना जाता था। जिस तरह से एक महान नागरिकों के विषय में ये बात पता चल रही है हमें
पहले क्या होता था, धन की वजह से किसी शहर को जानते थे सब लोग, लेकिन अब उसके महान नागरिकों की वजह से भी जानने लगे, क्योंकि फ्लोरेंस के में दांते अलिघियरी का नाम उससे जुड़ा हुआ है। दांते अलिघियरी वहीं से बिलोंग करते थे, जिनका जन्म 1265 से 1321 में हुआ। ए लेमन हु रोट ऑन रिलीजियस थीम्स, यह एक बहुत ही धार्मिक मतलब धार्मिक व्यक्ति नहीं होकर भी, इतना बहुत ज्यादा धार्मिक विषयों का ज्ञाता ना होते हुए भी उसने धार्मिक विषयों पे अपनी कलम चलाई। जियोटो 1267 से 1337, 1267 में जन्म हुआ, 1337 में इनकी मृत्यु हुई। एन आर्टिस्ट हु पेंटेड लाइफ लाइक पोर्ट्रेट्स, एक ऐसा कलाकार जो सजीव चित्र बना सकता था। वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्टिफ फिगर्स, यह दूसरी अन्य निर्जीव जो आकृतियां होती थी, जो चित्र होते थे, उनसे बिल्कुल अलग होता था। डन बाय एयरलाइन आर्टिस्ट, जो इससे पहले के आर्टिस्ट इस तरह की निर्जीव कलाकारी करते थे, उससे कहीं ज्यादा इसमें अंतर था। फ्रॉम व्हेन इट डेवलप्ड एज मोस्ट एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल सिटी इन द इटली एंड एज ए सेंटर ऑफ एरिस्टोक्रेटिक एक्टिविटी, और जब से इसकी शुरुआत हुई, जब से इसका विकास हुआ, तो उस समय इटली के एक आध्यात्मिक शहर और एक कला की सृजनात्मकता के केंद्र के रूप में फ्लोरेंस का विकास देखने को मिला। द टर्म रिनेसेंस मैन इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब ए पर्सन विद मैनी इंटरेस्ट एंड स्किल्स। यहाँ पर एक रिनेसेंस मैन का मीनिंग या उसका अर्थ जो है, प्राय हम एक ऐसे व्यक्ति के विषय में लगाते हैं जिसमें बहुत सी रुचियां हों, बहुत से कौशल उसमें विद्यमान हों। बिकॉज मैनी ऑफ द इंडिविजुअल्स हु बिकेम वेल नोन एट दिस टाइम वर पीपल ऑफ मैनी पार्ट्स, क्योंकि इस समय व्यक्तिगत स्तर पर कुछ लोग बहुत ही ज्यादा जाने पहचाने गए, और वो अलग अलग क्षेत्रों से उनका संबंध था, अलग अलग स्थानों से बिलोंग करते थे। दे वर स्कॉलर्स, डिप्लोमेट, थियोलॉजियन, आर्टिस्ट कंबाइंड इन वन। इनमें उन्होंने बोला है कि कुछ लोग उनमें विद्वान थे, कुछ राजनीतिज्ञ थे, कुछ थियोलॉजिस्ट थे, थियोलॉजियन की तरह नॉलेज रखते थे, कुछ उनमें कलाकार थे। आगे आता है द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का की मानवतावादी सोच या मानवतावादी दृष्टिकोण, मानवतावादी विचार। Humanists thought that they were restoring the true civilization after the century of darkness. यहां ये बताया गया है, बेटा क्लास में कंटिन्यू रहिएगा, अरिजिता, अंशु, क्लास नहीं छोड़नी है। देखिएगा आगे, ह्यूमनिस्ट थॉट क्या कहते हैं, मानवतावादी सोच के अनुसार दैट दे वर रेस्टोरिंग द ट्रू सिविलाइजेशन आफ्टर सेंचुरीज ऑफ डार्कनेस, यानी अंधकार युग के पश्चात वे एक सच्ची सभ्यता को देख पा रहे हैं या सच्ची सभ्यता का एहसास वो कर सकते थे। फॉर दे बिलीव दैट ए डार्क एज हैड सेट इन आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द रोमन एम्पायर, उनका यह विश्वास था, उनका यह मानना था कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद अंधकार युग उस समय स्थापित किया गया या व्यवस्थित हो पाया। फॉलोइंग देम, और उसके बाद लेटर स्कॉलर्स अनक्वेश्चनिंगली assumed that a new age had begun in the Europe from the 14th century। और यहाँ पर 14वीं सदी में बहुत से विद्वानों ने बगैर किसी का प्रश्न किए यह मान लिया कि अब यूरोप के अंदर एक नए युग की शुरुआत 14वीं सदी से हो गई है। द टर्म मिडिल एज, मिडिवल पीरियड was used for millennium, 1000 years after the fall of Rome, यानी मध्य युग की जो शुरुआत थी यहाँ पर मिलेनियम के लिए इस्तेमाल होती थी, सहस्त्राब्दी के लिए इस्तेमाल हो रही थी। एक सहस्त्राब्दी का मीनिंग होता है 1000 वर्ष, सहस्त्र वर्ष बोला जाता है इसको। मिलेनियम का मीनिंग होता है 1000 वर्ष। आफ्टर द फॉल ऑफ रोम, रोम साम्राज्य के पतन के बाद 1000 साल बाद इस तरह का जो है मिडिवल एज माना जाता है। इन द मिडिल एजेस दे आर्ग्यूड, वे मध्य युग में ये तर्क देते हैं कि द चर्च हैड बीन सच कंप्लीट कंट्रोल ओवर मैन्स माइंड, इस समय चर्च ने पूरी तरह से मानव मस्तिष्क पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया था। एंड ऑल द लर्निंग ऑफ ग्रीक्स एंड रोमन्स हैड बीन ब्लोटेड आउट, और यूनानी और रोमन लोगों के दिमाग से जो उन्होंने सीखा था, जो ज्ञान था, वो साफ हो चुका था। यानी ह्यूमनिस्ट यूज द वर्ड मॉडर्न फॉर द पीरियड फ्रॉम 15th सेंचुरी, मानवतावादी सोच रखने वाले जो लेखक थे उन्होंने आधुनिक शब्द का इस्तेमाल 15वीं सदी से
माना है। पीरियडाइजेशन यूज्ड बाय ह्यूमनिस्ट एंड बायलेटरल स्कॉलर्स, इसमें अवधिकरण किया हुआ है, अवधि बनाई हुई है, अवधि को वर्गीकृत किया है, ये मानवतावादी सोच रखने वाले विद्वानों के द्वारा और बाद के विद्वानों के द्वारा। यहां पे हम स्टार्टिंग का देख सकते हैं, 14th सेंचुरी द मिडिल एजेस कहलाती है, 5वीं से 9वीं सदी डार्क एज कहलाती है, अंधकार युग कहलाती है, 9वीं से 11वीं सदी पूर्वी या आरंभिक मध्यकाल कहलाती है, 11वीं से 14वीं सदी उत्तर मध्यकाल कहलाती है, 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स आधुनिक युग कहलाती है। तो इस तरीके से इसका वर्गीकरण हमने देखा। पहला आप देख सकते हैं 14वीं सदी को मध्य युग बोला है, 5वीं से 9वीं को अंधकार युग, 9वीं से 11वीं आरंभिक मध्य युग और 11वीं से 14वीं उत्तर मध्य युग और 15वीं सदी और उससे आगे के समय को आधुनिक युग की संज्ञा दी गई है। रिसेंटली हिस्टोरियंस हैव क्वेश्चन दैट दिस डिवीजन, हालांकि हाल ही में कुछ इतिहासकारों ने इस तरह के विभाजन पर प्रश्न किया है। विद मोर रिसर्च बीइंग डन, और अधिक अनुसंधान कार्य हुए हैं, मोर बीइंग फाउंड आउट अबाउट यूरोप इन दिस पीरियड, और इसी अवधि के दौरान और अधिक जानकारियां यूरोप के विषय में ढूंढी गई। स्कॉलर्स आर इंक्रीजिंगली रिलक्टेंट टू मेक शार्प डिवीजन बिटवीन द सेंचुरी इन द टर्म्स ऑफ बीइंग कल्चरली वाइब्रेंट और अदरवाइज। यहाँ पर यह बताया गया है कि कुछ लोग विद्वान के रूप में काम करते हुए उन्होंने इसके अंदर बहुत ही तीक्ष्ण विभाजन किया है, जो कि शताब्दियों के साथ साथ और शब्दों के साथ साथ इनमें सांस्कृतिक विभेद पैदा कर रहा है। एंड इट सीम्स अनफेयर टू लेबल एनी पीरियड एज द डार्क एज, और ये विद्वान मानते हैं कि किसी भी अवधि को अंधकार युग नहीं माना जा सकता, क्योंकि अंधकार युग में माना गया है कि किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म उस दौरान नहीं हुआ। तो ऐसा हो नहीं सकता, या कोई विकास का काम नहीं हुआ हो, ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। आगे चलते हैं बेटा। साइंस एंड फिलोसफी द अरब कंट्रीब्यूशन, विज्ञान और दर्शन शास्त्र में अरब लोगों का योगदान। डिस्कस अबाउट द अरब कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड फिलोसफी। देयर आर मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ देम, यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन बना सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ एजेस, मिडिल एजेस। तो यहाँ पे इस तरह से आप उसका नाम लिख सकते हैं। यहाँ इस व्यक्ति का दांते अलिगिहरी का विद्वान का नाम आप जान सकते हैं, जिसने धार्मिक विषयों पे अपनी कलम चलाई। जियोटो ने सजीव चित्र बनाए, जो कि पहले कभी नहीं थे। फीचर्स ऑफ ह्यूमनिज्म में इसके 5 पॉइंट बना सकते हो। पहला पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, यहाँ खत्म हो जाता है। दूसरा जियोटो से शुरू होता है और आर्टिस्ट पे खत्म हो जाता है। तीसरा जो है फ्रॉम देन से स्टार्ट होता है, क्रिएटिविटी तक आता है। चौथा यहीं से द टर्म रिनेसेंस मैन से शुरू होता है और लास्ट वर्ड तक पहुंचते हैं, कंबाइंड इन वन, यहां तक। इससे आगे ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री के अंदर मानवतावादी विचार या इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण क्या कहता है, उसमें आपको मेनली क्लासिफाई करता है इनको, जो ये आपके सामने है, इस तरह का डिवीजन तैयार कर लेना है। अब इसके बाद में इस तरह के छोटे क्वेश्चन आप निकाल सकते हो इनमें से, जैसे जियोवेन्नी पिको देला मिराडोला के बारे में बता रखा है, और इधर यूनिवर्सिटीज और ह्यूमनिज्म का क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमनिज्म, डिस्कस इट्स फीचर्स। ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसमें। अब इससे आगे चलते हैं बेटा। मच ऑफ राइटिंग of the Greeks and Romans had been familiar to monks and clergymen through the Middle Ages. मध्यकाल के दौरान भिक्षु और पुजारी लोगों के साथ जो यूनानी भाषा में लेखन कार्य मिल रहा था, रोमन हैड बीन फैमिलियर टू मॉन्क्स, और रोमन साम्राज्य के शासक जो थे, यूनान और रोमन के शासक जो थे या वहां की जनता जो थी, वह भिक्षुओं और पुजारियों के पूरी तरह से संपर्क में आ चुके थे या उसको जानते थे। ये मध्यकाल की बात की गई है, मध्य युग की बात की गई है। बट दे हैड नॉट मेड दीज वाइडली नॉन, लेकिन वे इसे बहुत ही व्यापक तरीके से नहीं जानते थे। इन द 14th सेंचुरी, 14वीं सदी में, मैनी स्कॉलर्स बिगेन टू रीड ट्रांसलेटेड वर्क ऑफ ग्रीक राइटर लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल।
बहुत से ऐसे विद्वान थे जिन्होंने अनुवादन का काम शुरू कर दिया, जो कि यूनानी लेखक थे। उन्होंने ट्रांसलेशन का काम शुरू किया, जैसे कि प्लेटो और एरिस्टोटल। उनमें से एक व्यक्ति का नाम था प्लेटो और दूसरे का नाम क्या है, अरस्तु। इन दोनों विद्वानों ने, जो कि यूनानी विद्वान थे, विभिन्न प्रकार की भाषा में लिखे हुए लेखों को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। For this they were indebted not to their own scholars but to Arab translators who had carefully preserved and translated ancient manuscripts. Plato was Platon, Aristotle Aristu in Arabic. आगे चलते हैं बेटा। इसमें यहां एरिस्टोटल के बारे में बता रखा है कि वे For this they were indebted not to their own scholars. वे अपने विद्वानों के साथ में इस तरीके से संबंधित नहीं रहते थे या इस तरह से नहीं जुड़ते थे। बट टू अरब ट्रांसलेटर, लेकिन अरब लोगों के जो अनुवादक लोग होते थे वह उन पर ऋण जरूर था, एहसान जरूर था। हु हैड केयरफुली प्रिजर्व्ड, जिनको बहुत ही सावधानी पूर्वक संरक्षित किया गया था। एंड ट्रांसलेटेड एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, और उन्होंने प्राचीन जो हस्तलिपियां होती हैं उन्हें अनुवाद करना शुरू किया। प्लेटो वाज अफलातून, प्लेटो को अफलातून कहा जाता है। एरिस्टोटल अरिस्तु, एरिस्टोटल यानी अरस्तु को अरिस्तु बोलते हैं अरबी भाषा में। यहां तक बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो। देखिए बेटा, while some European scholars and Greek and Arabic translation, the Greek translated work of Arabic and Persian scholars for further transmission to other Europeans. यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि कुछ यूरोपीय विद्वान अरबी ट्रांसलेशन, अरबी भाषा के ट्रांसलेशन करके, और कुछ यूरोपीय विद्वानों ने यूनानी भाषा का अध्ययन किया। एंड द ग्रीक ट्रांसलेटेड वर्क ऑफ अरेबिक, और यूनानी का जो ट्रांसलेशन का काम था वो अरेबिक में किया गया। एंड पर्शियन और फारसी भाषा में किया गया। स्कॉलर्स फॉर फर्दर ट्रांसमिशन टू अदर यूरोप, और ये पता लगाने के लिए कि यूरोप के अंदर और किस भाषा का यहाँ पे संक्रमण है या प्रभाव है। दीज वर वर्क्स ऑन नेचुरल साइंस, यह सब प्राकृतिक विज्ञान पर आधारित था। मैथमेटिक्स, गणित, एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र, मेडिसिन, चिकित्सा, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र। टॉलेमीज अलमजस, ए वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी रिटन इन ग्रीक बिफोर 140 CE, लेटर ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक। यहाँ ये टॉलेमी का जो अलमजस नाम का ग्रंथ है वो खगोल शास्त्र से संबंधित किया गया कार्य है। यह 140 ईस्वी में यूनानी भाषा में लिखा गया एंड और उसे अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया गया। कैरीज द अरेबिक डेफिनेट आर्टिकल अल विच ब्रिंग आउट द अरेबिक कनेक्शन। यहाँ पे बताया गया है कि अरेबिक का अगर हम निश्चित रूप से उसका अर्थ ढूंढना चाहें, उसके बारे में पता लगाना चाहें, तो यहाँ पर एक निश्चित आर्टिकल लगा हुआ है अल, और ये अल अरेबिक कनेक्शन दिखाता है। Among the Muslim writers who were regarded as men of wisdom in the Italian world were Ibn Sina. यहाँ ये बताया गया कुछ मुस्लिम लेखक भी यहाँ पे विद्यमान थे जो कि इटली के अंदर आस्था और विश्वास की भावना उनके अंदर थी। उनमें से एक था इब्न सीना, जिसको एविसीना भी कहा जाता है। एविसीना उसे लैटिन भाषा में बोलते हैं और अरबिक भाषा के अंदर इब्न सीना बोलते हैं। 980 से 1037 ईस्वी का जीवन काल इनका रहा। एन अरेबिक फिजिशियन, जो कि अरबी के चिकित्सक थे, अरब चिकित्सक थे। एंड फिलोसफर ऑफ बुखारा इन सेंट्रल एशिया, बुखारा में क्या थे, एक दार्शनिक का काम ये करते थे। एंड अल राजी रेजेस ऑथर्स ऑफ मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया, और वो उस दौरान एक ऐसे लेखक थे जो बुखारा में एक दर्शन शास्त्र, बुखारा में एक दर्शन शास्त्र, फिलोसफर ऑफ बुखारा इन सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के अंदर
जिनकी जानकारी थी। अरब फिजिशियंस, अरबी चिकित्सक, फिलोसफर्स ऑफ बुखारा इन सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के अंदर बुखारा के दर्शन शास्त्री, एंड अल राजी रेजेस, ऑथर ऑफ ए मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया। और इस प्रकार से चिकित्सा एनसाइक्लोपीडिया का लेखन संपन्न हुआ। इब्न रुशद एवोरिस इन लैटिन 1126 से 98, 1126 से लेकर 98 तक इब्न रुशद नाम के लेखक यहाँ पे आए। एंड आगे ऑथर्स ऑफ मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया, an Arab philosopher of Spain tried to resolve the tension between the philosophical knowledge। इसको यहां तक की पढ़ के आए बेटा, ठीक है बेटा, यू कैन लीव नाउ। हर्ष, अंशु, यू कैन लीव नाउ। Yes, recording, 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 recording,